एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच सीएम चंपई सोरेन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मुलाकात करेंगे। इस बारे में हमने आपको सुबह भी अपडेट किया था। ताजा अपडेट यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। कांग्रेस के 12 एमएलए नाराज बताए जाते हैं और उनमें से 8 इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में हैं और अब झारखंड के सीएम भी पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की नकारात्मक सोच पर एक प्रस्ताव वहां पर पेश किया है। उन्होंने अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पर 7 परिवारों का यह गठबंधन है जिसका लक्ष्य केवल परिवार का उत्थान है। ये बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दो। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर ना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है। वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे, इसका महत्व है। तो परिवारवादी राजनीति पर जो आक्रमण किया, विपक्ष पर जो हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपने देखा। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हमने भाषण सुना, हमारे दर्शकों ने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो प्रस्ताव रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, जिसमें जो पिछली सरकारें थी, खासतौर पर जो कांग्रेस और जो विपक्षी दलों की राजनीति रही है, उस पर कटाक्ष किया गया, परिवारवाद का जिक्र किया गया है। अभी जो प्रस्ताव रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, अभी उसका अनुमोदन किया जा रहा है, यानी कि उसके सपोर्ट में जो है प्रस्ताव के सपोर्ट में लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और उसके बाद ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद में कुछ थोड़ी देर का ब्रेक होगा, जिसको ये कहा जा रहा है कि टी ब्रेक होगा, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे पहले जो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के प्रस्ताव रखा है। तो ये 2 प्रस्ताव रख दिए गए हैं और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है प्रधानमंत्री का वो संबोधन, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उससे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी जो है रणनीति भी तय होगी। जो कार्यकर्ताओं तक संदेश भी दिया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर के क्या वो रूपरेखा होगी जिसके आधार पर चुनाव में उतरा जाएगा और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम अभी की बात करें तो अब से पहले जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसमें पहले क्या हो चुका है उसका जो ज्यादा जिक्र किया गया है। हालांकि अमित शाह ने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का भी जिक्र किया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सामने आएंगे तो वो एक तरह से आगे अगले 3-4 महीनों के दौरान जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, एनडीए कैसे आगे बढ़ेगा, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना होगा, एक तरीके से उसकी रूपरेखा कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने पेश करेंगे। जी बिल्कुल अंकित, हमारे साथ बने रहिए आप। तो बीजेपी अधिवेशन में विपक्ष के खिलाफ लाए प्रस्ताव पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनसीपी, शरद गुट और आरजेडी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हमारे देश में आप कहीं पर भी देखिए, अगर कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है तो
तो उनके ऊपर आइस ट्रीटमेंट किया जाता है। आइस का मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। इस तरह का दबाव डाला जाता है और काफ़ी सारे लोग इस दबाव में आकर भाजपा में मिल जाते हैं और भाजपा में मिलने के बाद वो साफ सुथरे होकर बाहर आते हैं। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो देश में विरोधी पक्ष जो है वो नष्ट होने का काम भाजपा करने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। अमित शाह ने जो बातें कही इस अधिवेशन में, उससे भी आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की राजनीति का पता चलता है। अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। अंकित, सबसे बड़ी बात आपने क्या नोट की जिस बात को आधार बनाकर बीजेपी चुनाव में जा सकती है और वो अमित शाह के भाषण में थी? देखिए, अमित शाह ने वैसे तो पिछली सरकारों पर हमला किया है, लेकिन उसके साथ ही में उन्होंने जो एक प्रमुख तौर पर हमला किया है वो इंडिया अलायंस को लेकर के किया है। इंडिया पर जो है जिस तरीके से जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उस पर जो है जो सिलसिलेवार तौर पर अमित शाह ने हमला बोला है, उसमें साफ तौर पर कहा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस की जो सहयोगी दल हैं इस अलायंस में, उनके राज्यों में क्या हालात हैं। जहां हिंसा हो रही है वहां पर इन राज्यों में जो विपक्षी जो सरकारें हैं और इस वजह से वहां का माहौल खराब हो रहा है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक हालातों पर कहा कि किस तरीके से मोदी सरकार आने से पहले देश के हालात थे और इंदिरा गांधी से लेकर के मोदी सरकार आने से पहले तक सिर्फ अटल जी का जो एक ऐसा जो कार्यकाल रहा था जहां पर हालात संभालने की कोशिश हुई, लेकिन 2004 से लेकर के 14 तक एक बार फिर से हालात खराब हुए। तो अमित शाह ने एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि एक तरफ है मोदी सरकार जो या एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो अब जनता को यह तय करना है कि कौन सी सरकार का चुनाव करना है। एक तरफ देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली सरकार है जो कि पिछले 10 साल वाली रही है मोदी सरकार, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाली वो सरकारें जो राज्यों में जहां पर हिंसा हो रही है और जहां हालात हैं खराब। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकित। अमित शाह के विपक्ष पर हमले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार किया और परिवार के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, अमित शाह का ये कहना है कि आपका जो इंडिया गठबंधन है वो 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, आप लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं हैं, ऐसे में देश की लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे? भाई 7 वर्सेस 37 है। हमारा गठबंधन में तो 7 परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके गठबंधन में तो 37 परिवारवादी पार्टियां हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को क्या कहेंगे, अपना दल की पार्टी को क्या कहेंगे, निषाद की पार्टी को क्या कहेंगे, या फिर जितनी ये नॉर्थ ईस्ट की जो इनके अलायंस है जिनके नाम भी हम नहीं जानते वो सारी की सारी परिवारवादी पार्टियां, अकाली दल को आप क्या कहेंगे, ये शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है इसको क्या कहेंगे, या फिर आप जो है अजित पवार की पार्टी को क्या कहेंगे। सूप बोले तो बोले, क्या बोले, छन्ना जिसमें 72 छेद। अमित शाह जी परिवारवाद पर आरोप लगाने से पहले एक बार एनडीए अलायंस को देख लीजिए, टोटल परिवारवाद है। हिंदुस्तान की राजनीति में हमें गर्व है कि हम तो शहीदों के परिवार से हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिनका लक्ष्य ही अपना बेटा, बेटी, भतीजे इन सब का कल्याण करना हो, वो देश की गरीब जनता का और देश का भला कैसे करेंगे? फिर से अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूँ, जिनके पास बेटे हैं अमित शाह जी वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं भाजपा में। जिनके पास बेटे या शादी ही नहीं की, उनके बच्चे तो है ही नहीं, तो क्या बनेंगे जाकर के। इस तरीके की बातों से विषयांतर मत कीजिए, मुख्य मुद्दों पर आइए। मुख्य मुद्दे क्या हैं कि देश के बेटों को रोजगार देना है, देश की जो नस्ल और फसल को बिचाने वाला किसान है उसको एमएसपी देनी है, उसकी आय दुगनी करनी है। देश के बच्चों को आप अग्निवीर जैसी समस्या देना चाहते हैं और उसके बाद बेटे बेटियों की बात कर रहे हैं और अपने बेटे को जो है बीसीसीआई में सेट रखते हैं। ये उचित नहीं है, ये दोहरा रवैया। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत हैं जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को आईने में देखना चाहिए और जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए उनके अलावा अन्य विषयों को छेड़कर मुद्दे भटकाने जैसी बात है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
नीरज पांडे, जो इस महाधिवेशन की प्रक्रिया पर, इसके कार्यक्रम पर बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। नीरज, आप इस वक्त इस महाधिवेशन से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो जो अमित शाह ने रेजोल्यूशन पेश किया, जो प्रस्ताव रखा था इंडी अलायंस पर, नकारात्मक राजनीति पर विपक्ष की, उस पर प्रस्ताव के समर्थन का काम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही अर्जुन मुंडा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अर्जुन मुंडा इस समय बोल रहे थे उनके समर्थन में, और उनका साफ मानना था कि 7 परिवार हैं, जो 7 परिवारों की पार्टियां हैं, वही इंडी अलायंस हैं, और उन लोगों का सम्मेलन, उन लोगों का जो मिलन इसलिए हुआ है कि वो अपने भ्रष्टाचार की राजनीति को, अपने परिवार को बचाए रखें, और यही इंडी अलायंस का मेन उद्देश्य है। उनका उद्देश्य कतई देश नहीं है, उनका उद्देश्य कतई देश की भलाई नहीं है, बल्कि अपनी सत्ता को, अपने परिवार को बचाए रखना है, और सत्ता को किसी तरह से पाना चाहते हैं। ये अमित शाह का कहना था, और इसी के समर्थन में इस समय अर्जुन मुंडा बोल रहे हैं। तो देखिए, आज के इस दूसरे दिन के सत्र में सीधे तौर पर जो इंडी अलायंस और नकारात्मक राजनीति पर अमित शाह अपनी बात रख रहे थे, तो उनका जो उनके निशाने पर जो थे, उनके निशाने पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स थी, उनके निशाने पर वो पारिवारिक पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय हैं, और खासकर स्टेट्स में उन्होंने स्टालिन का जिक्र किया, उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र किया, उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। यही नहीं, उन्होंने बिल्कुल परिवारवादी राजनीति को लेकर उन्होंने प्रमुख तौर पर अपनी बातें रखी, और कांग्रेस को भी उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से निशाने पर लिया। बहरहाल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, नीरज और अंकित, फिलहाल के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी जो महाधिवेशन चल रहा है इस पर निगाह रखे हुए हैं।